I, Sayan Datta. And I, Neha, welcome you all as a member of ForensicEncyclopedia.com. This Encyclopedia.com is a website for students in which we provide various forensic science material in the form of smart art and roadmap. We also provide MCQ questions or test series for students to learn and achieve their goal as a net qualified student. Today we are honored with the presence of Dr. Vinod Dhingra, Senior Scientific Officer of RFSL, Gwalior. Sir has done his master degree in organic chemistry from Georgi University, Gwalior and earned a PhD in synthetic organic drugs. Sir has 70 published papers by his name. He is a renowned name in this particular field. Thank you, Sayan. That sounds fascinating. Let's start with our question to Dr. Vinod Dhingra, sir. Sir, please tell us about your role as a forensic chemist in particular field. First of all, I am thankful for this podcast. As your question, role of senior scientific officer, I am conducting examination of physical evidences when we work in the regional forensic laboratory. Apart from this role, we also have to visit scene of crime for different types of criminal cases, and we, although conducting examination and crime scene visit, we also impart training to investigating officers and other time to time visitor in the laboratory. सर आजकल जैसे हमें पता है फॉरेंसिक साइंस के बारे में काफ़ी कुछ, पर पुराने दिनों में हमें इतना नहीं पता था फॉरेंसिक साइंस का। उस टाइम पे आपने कैसे एक करियर पाथ चूज करा इन फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी? जी, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं बेसिकली केमिस्ट्री से अपना एमएससी करने के बाद तैयारी कर रहे थे हम लोग और पीएचडी भी किया। कुछ समय आईआईटी दिल्ली में भी मैं संबंध रहा और रिसर्च वर्क करते थे हम लोग एंटी कैंसर एंटी एचआईवी ड्रग्स पे। उस समय मार्केट में शर्लेक होम्स और कुछ इस प्रकार की क्राइम सीरीज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि केमिस्ट्री जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन सॉल्विंग द क्राइम। इन चीज़ों से मुझे लगा कि मैं अपने सब्जेक्ट को एक सेवा के रूप में यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। और उस समय फॉरेंसिक साइंस का उतना ज़्यादा पब्लिक में नॉलेज नहीं था उनको, और शायद मुझे भी नहीं था। लेकिन पीएससी के थ्रू जब ये एग्जामिनेशन के लिए जब एडवर्टीजमेंट आया तो मैंने उसको पढ़ा और उसके बारे में पता किया कि इसमें लोग क्या करते हैं। तो ये लगा कि ये एक प्रकार से R&D टाइप का काम ही होता है इसमें, और मेरा पैशन इस तरीके का था कि मुझे कुछ चीज़ों को अनफोल्ड करना है। हम एक सत्यदर्शी की तरीके से कार्य करना चाहते थे जिससे लोगों को न्याय मिले, जिससे मैं काफ़ी फैसिनेट हुआ और इस प्रोफेशन की तरफ मैं आगे बढ़ा और 1998 में मैंने इसको ज्वाइन किया। सर बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड जरूरी है टू परस्यू हिज करियर इन फोरेंसिक फील्ड? जी हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एक फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट का जब एप्टीट्यूड डेवलप होता है स्टूडेंट के अंदर, तो वो उसके बिहेवियर में ये चीज़ इन्वॉल्व होने लगती है कि मैं किस तरीके से जो बेसिक एलिमेंट है क्राइम के, या क्रिमिनल क्या किस तरीके से सोचता है, या फिजिकल एविडेंस को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, पैकेज किया जाता है। इस पूरा विधा का ज्ञान फॉरेंसिक साइंस के अंदर जो करिकुलम है उसमें दिया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो फॉरेंसिक साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको इस प्रोफेशन में आने के बाद वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा आपको पता भी है कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें स्टूडेंट्स को 2-3 स्थानों से लेबोरेटरी में एंट्री मिलती है, चाहे वो टेक्नीशियन के लेवल पे हो या साइंटिफिक ऑफिसर के लेवल पे हो।
साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए यदि उनको अप्लाई करना है तो अभी वर्तमान में जैसे एमपी के अंदर, बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी जगह मैंने देखा कि एमएससी पीजी के बाद वो 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस मांगते हैं। यदि वो 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है, भले ही पीएचडी ना हो, पीएचडी हो तो अच्छी बात है, तो आपको उसके अंदर एक एंट्री का टिकट मिलता है और आप वहाँ पर अपने मार्क्स, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पर आइदर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेस पर आपका एंट्री हो सकता है एज ए ऑफिसर। सर क्या ये 2 ईयर एक्सपीरियंस बच्चों को एक ही काउंट में पूरा करना होता है या बच्चे इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं? नहीं, इसके बारे में समय समय पर जो विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट जो निकलते हैं लोक सेवा आयोग के, उस पे ये स्पष्ट तौर पे लिखते हैं वो लोग कि एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है और एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होती है। तो इसमें सामान्यतः जो लिखा जाता है वो ये है कि आपको पीजी डिग्री और 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा लोक सेवा आयोग पर कि वो फ्रैक्शंस वाले 2 ईयर एक्सपीरियंस को कंसीडर करेंगे या नहीं, ये उनके डोमेन का क्षेत्र है, या फिर इनको डायरेक्ट 2 ईयर कंसीडर करके भी लिया जा सकता है। सर ये जो 2 ईयर एक्सपीरियंस है ये हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट लैब से ही करना होता है क्या? इसके बारे में एक फॉर्मेट बना हुआ है कि जो रिसर्च एक्सपीरियंस का फॉर्मेट, उसमें ये मेंशन्ड है कि वो कौन से प्रोफेसर या अधिकारी हैं जो उसके लिए अधिकृत हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देने के लिए। सामान्यतः यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, यहाँ आप वर्क कर रहे हैं, आपका एनरोलमेंट है, तो वो आपका ऑथेंटिकेट नंबर उसमें जनरेट होता है। वो सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको लोक सेवा आयोग उसको मान्य करता है और ये उनकी वेबसाइट पे इसका प्रोफार्मा दिया गया है। तो बेहतर ये है कि हम उस प्रोफार्मा के हिसाब से अगर हम उसकी कंडिका पूरी करेंगे तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर आपने जो एक चीज़ बोली कि हमें क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ता है, क्रिमिनल कैसे क्राइम करते हैं उसके बारे में, तो अगर हम कहीं से क्राइम सीन में जाते हैं तो क्या ये आवश्यक है कि हम एक क्रिमिनल की तरह ही सोचें? क्या ये हमारे मोरल्स को इफेक्ट नहीं करेंगे? नहीं, ये आपका ये जो प्रश्न है ये सामान्यतः एक पब्लिक डोमेन का प्रश्न है जिसमें ये कहा जाता है कि क्रिमिनल माइंड के हिसाब से क्राइम सीन को सॉल्व करना चाहिए। मेरा इसमें बहुत सीधा और स्पष्ट कहना है, आप अपने दिमाग में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आप क्राइम सीन ऑब्जर्व करें और जो अच्छा विशेषज्ञ होता है उसको किसी प्रकार का माइंड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग सत्य के साक्षी हैं। जो भौतिक साक्ष्य हमें घटनास्थल पे मिलते हैं उन भौतिक साक्ष्यों को हम विधिवत पैक करके और उसमें जो चेन ऑफ कस्टडी का पालन करते हुए हम उसको लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भिजवाते हैं और जो भी परिणाम होते हैं उन परिणामों के आधार पर उसकी रिपोर्ट आती है और इसमें न्यायालय में उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। एज योर रोल एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, आपने अभी तक कितने केसेस, चैलेंजेबल केसेस जो हैं सॉल्व किए हैं और लोगों को न्याय दिलवाया है? देखिए, जब आप फॉरेंसिक डोमेन में काम करते हैं तो कोई भी केस इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। हर केस को हम लोग चैलेंज मान के ही चलते हैं, क्योंकि हमें उसका फेट नहीं पता होता है इनिशियली कि उसमें कल्प्रिट कौन है और आपका जो है विक्टिम क्या किस तरीके से बोलता है। मैं अपने अनुभव के आधार पे बता सकता हूँ कि कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने स्वार्थवश झूठी रिपोर्ट भी की और फॉरेंसिक का जो डोमेन है उसमें हमें जो आरोपी है उसको तो दंड दिलाना ही है, लेकिन निर्दोष को भी हमें बचाना रहता है। तो हमारा ये मानना है कि आप इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार से ये ना माने कि कोई केस
कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे द्वारा जो है मैं हर केस को इम्पॉर्टेंट मान के ही करता हूँ। और जैसा कि जब मैं लेबोरेटरी में पोस्टेड रहा तो वहाँ हमने हजारों केसेस को हम लोग उनके एग्जिबिट्स का हम लोग परीक्षण करते हैं और उसकी ट्रू वैल्यू जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उसको हम लोग लिख के भेजते हैं न्यायालय को, हमारा प्रतिवेदन जाता है। इसके अलावा जब हम घटनास्थल पे जाते हैं तो घटनास्थल में जो हम लोग वहाँ देखते हैं, जो फिजिकल एविडेंस का पोजीशन है, डेड बॉडी का पोजीशन है, या हम लोग घटना का पुनर्निर्माण करते हैं, इस आधार पर हम अपने तरफ से एक प्रतिवेदन बना के उच्च अधिकारियों को प्रदान करते हैं। साथ ही में उनको निर्देश देते हैं कि भौतिक साक्ष्यों को किस प्रकार से संकलित करके और प्रोसेस कराना है। इसके लिए एक विधिवत फॉर्मेट होता है। तो मेरे हिसाब से हर एक प्रकरण जो है वो संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। सर, जो आजकल के बच्चे बैचलर्स या मास्टर्स में फॉरेंसिक के करियर को आगे लेके जा रहे हैं, आप उनको क्या उपदेश देना चाहेंगे कि वो आप कैसे कोई गलती ना करें या फिर क्या स्किल्स एक्वायर करें जिससे वो आगे जा सकते हैं? जी, इसमें देखिए ऐसा है, जो आजकल आपने देखा होगा जुलाई 2024 के बाद फॉरेंसिक को एक सेंटर स्टेज पे लाया गया है। इसमें आप देखें कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक प्रकार से जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, उसमें तो बीएनएस और जो बाकी जो अपनी संहिताएं हैं उसमें सजा का प्रावधान होने के कारण फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है। ऐसी स्थिति में अब ये आवश्यक हो गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका फॉरेंसिक जो पर्सनल है, चाहे वो एक्सपर्ट हो, ऑफिसर हो, टेक्नीशियन हो, वो वहाँ पर रह के उसको अपने एप्टीट्यूड के आधार पर उस प्रकरण को असिस्ट करे और उसमें हेल्प करे। तो मेरा इसमें ये कहना है कि लोग इस समय काफ़ी अधिक मात्रा में फॉरेंसिक की तरफ आएंगे क्योंकि उनके मन में ये रहेगा कि ये हमको जॉब दे सकता है ये सब्जेक्ट। पर मेरा एक सुझाव है कि केवल उन्हीं लोगों को इस प्रोफेशन में आना चाहिए जो कि एक प्रकार से उनमें एक जुनून हो, खोजी प्रवृत्ति के हों, जो ये चाहते हो कि लोगों को जस्टिस मिले और आप ट्रुथ को बिल्कुल सामने लेके आए और उससे आपके मन में एक संतुष्टि का भाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपकी मास्टरी फोरेंसिक केमिस्ट्री में है, आपने बहुत सारे ड्रग्स, पॉइजन्स पे काम किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो केसेस आ रहे हैं उसमें फोरेंसिक केमिस्ट्री में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं? डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं उसमें मेरा ये कहना है कि अगर आपका बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है और जब किसी आप अननोन फील्ड में जाके काम करते हैं, फॉरेंसिक साइंस बेसिकली सारे साइंस का अमलगमेशन है। और मेरा एक मानना है कि केमिस्ट्री जो है फॉरेंसिक साइंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। सभी जगह केमिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं। तो मुझे ऐसा आसानी सी लगी कि मैं रसायन क्षेत्र का था और ड्रग्स पे काम करता था। डेली जैसा कि मार्केट में नए दवाइयों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्राइम के अंदर नए नए ड्रग्स डेब्यू कर रहे हैं, नए नए प्रकार के मादक पदार्थ आ रहे हैं, तो उनकी जांच करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पर अगर फंडामेंटल सब्जेक्ट और आपका जो बेसिक्स अच्छा है तो आप उसके साथ जस्टिस कर पाते हैं और एक सही कंक्लूसिव आंसर पे आप पहुंच जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है हमारे देश के जितने भी लैब्स हैं अभी फॉरेंसिक पे, उसमें मेन ड्रॉबैक्स क्या है और उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, देखिए कि परिवर्तन संसार का नियम है। हम इसको कंस्ट्रक्टिव व्यू में देखें तो ज़्यादा अच्छा है।
और देखिए कमी कहाँ नहीं होती है, लेकिन सुधार की गुंजाइश होती है। जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होता जाता है, हम लोगों को अपग्रेड होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि देश में काफ़ी बड़े स्तर पे सुधार किए जा रहे हैं और लोगों में भी अब एक अवेयरनेस आ रही है। इवन जब हम लोग कोर्ट्स में जाते हैं तो डिफेंस के जो लॉयर्स रहते हैं वो भी बड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं। तो ग्रेजुअली जिस तरीके से चैलेंजेस आते हैं हम लोग उसको अपग्रेड करते चलते हैं और नई नई चीज़ें आती हैं, क्राइम के तरीके बदलते चले जा रहे हैं, तो हम लोगों को इसमें अपग्रेडेशन करना भी पड़ता है और अपग्रेड होते भी रहते हैं। Thank you so much, sir, for your patience and for your kind words. Would you like to conclude with some case scenarios? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई प्रकार के केसेस हम लोग दैनिक दैनंदिनी में करते हैं हम लोग। कुछ रूटीन टाइप के केस होते हैं, कुछ केसेस में यदि हम लोग इनसाइड जब देखते हैं या जैसा कहा जाता है देखते सभी हैं, देखते हम भी हैं, एक एक्सपर्ट व्यू जब रहता है तो आपको उसके अंदर कुछ नया लीड मिलता है। मैं ऐसा एक प्रकरण आपसे शेयर करता हूँ जिसपे एक हम लोगों का जर्नल में पेपर भी पब्लिश किया था। इसमें ये ऐसा था कि हमारे पास कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जांच के लिए कि उसके कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो फॉरेंसिक आई होती है एक्सपर्ट की, वो कई बार ऐसा आउटपुट निकाल के देती है जिससे कि उस प्रकरण में एक नया आयाम जुड़ता है और जो उस प्रकरण की जो मांग थी, जो उसमें दरकार थी न्याय की, उसकी पूर्ति होती है। तो ऐसा एक बार एक प्रकरण आया था जिसमें हम लोग विसरा की जांच कर रहे थे। उस विसरा की जांच करते समय हमें रूटीन उसमें पॉइजनिंग का जो है कोई सिम्टम्स टेस्ट आसानी से नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें अनुसंधान अधिकारी ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि जो केस रिपोर्ट किया गया था उसमें ये बताया गया था कि एक महिला ने जो है वो खाना खाते समय उसको वॉमिटिंग हुई थी, तो उनका एक पत्थर का सिलबट्टा भेजा गया था। उस पत्थर के सिलबट्टे पर जब मैं ध्यान से देखा तो उसमें एक हरे रंग का उस पर कोई पदार्थ लगा हुआ था। तो मुझे जिज्ञासा हुई, जब मैंने उसकी जांच की तो उसमें मैं देखा कि उसमें फेरस सल्फेट, उसके अंदर जो है हरा थोथा जिसको हम लोग बोलते हैं हरा कशीस, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। जब ऐसी रिपोर्ट वहाँ गई तो आईओ को इससे बड़ा हेल्प मिली और बाद में जो है उसमें ये पता चला कि पुदीने की चटनी में कुछ छुपा के हरे रंग का ये रसायन डाला गया था जिससे कि वो क्राइम को छुपाया जा सके। तो आपको कई बार ऐसी चीज़ें ट्रेस एविडेंस के रूप में वहाँ होती हैं, चाहे घटना स्थल हो या आपका कोई भी फिजिकल एविडेंस हो। जब आप उसको बारीकी से देखते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर, आप बच्चों को थोड़ा सा forensicencyclopedia.com के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये एक forensicencyclopedia.com जो है ये एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसके अंदर जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि बच्चों को एक सरल तरीके से जो फॉरेंसिक के जो नए अपडेट्स आ रहे हैं, नई घटनाएं आ रहे हैं, नए जो उसमें आविष्कार होंगे या नोट्स हैं, मटेरियल है, वो उसमें इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो थोड़ा सा एक प्रकार से हम लोग जो है अपनी तैयारी में उसका लाभ ले सकते हैं और अपनी नॉलेज के बारे में अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अनेकों प्रतियोगी परीक्षाएं भी होंगी जिसमें छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं। Thank you, sir, for enlightening us with your kind words and advice. थैंक यू सर।